हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग ने कर लिया है। बट काफी सारे कैंडिडेट्स का मुझे रिक्वेस्ट आया कि सर इकोनॉमिक्स पे वीडियो बनाइए, कि आई थिंक काफी ज्यादा लोग को दिक्कत हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। इफ द स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर इज जीबीपी स्लैश यूएसडी, इतना देके रखा हुआ है यूएसडी का रेट, एंड द स्पॉट रेट बिटवीन कैनेडियन डॉलर एंड ब्रिटिश पाउंड, यहाँ पे जीबीपी का रेट देके रखा हुआ है, व्हाट इज द यूएसडी स्लैश कैड स्पॉट एक्सचेंज रेट। ओके, क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट है, तो अपने को निकालना है यूएसडी स्लैश कैड। तो यहाँ पे देखो जीबीपी कॉमन करेंसी है, इसको कट करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जीबीपी स्लैश यूएसडी इंटू कैड स्लैश जीबीपी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जीबीपी जीबीपी कट हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, कैड स्लैश यूएसडी। तो चलो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करते हैं। 0.7775 इंटू 1.8325, तो ये कितना आ रहा है, 1.4248, 1.4248। हड़बड़ी में ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाएगा, प्लीज ध्यान रहे। उन लोग ने कैड स्लैश यूएसडी नहीं पूछा है, उन लोग ने पूछा है यार यूएसडी स्लैश कैड निकालो। फिर तो कुछ नहीं करना, ये रेट को इन्वर्स करना है, राइट। अगर 1 USD इज दिस मच कैड, तो 1 कैड इज हाउ मच, इसको इन्वर्स करना है, तो 1/x करना है। तो 0.7019, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2। यूएसडी स्लैश ईयूआर, यूरो का रेट देके रखा हुआ है 1.35, एंड द 6 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स आर -75। फॉरवर्ड पॉइंट्स नेगेटिव में, इसका मतलब 6 मंथ फॉरवर्ड यूरो रेट इज एट अ डिस्काउंट, यस और नो। फॉरवर्ड पॉइंट्स अगर नेगेटिव में, इसका मतलब 6 महीने का जो यूरो का फॉरवर्ड रेट है दैट विल बी एट अ डिस्काउंट टू द स्पॉट, मतलब 1.35 से कम होगा, राइट। द 6 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज 1.35 से तो कम ही होगा, तो कम वाले दो है, एक है 1.3425, ये भी 1.35 से कम है, और ऑप्शन नंबर बी भी 1.35 से कम है, राइट। अब एक सेकेंड, अगर यूरो फॉरवर्ड डिस्काउंट में होगा, इसका मतलब यूएसडी फॉरवर्ड प्रीमियम में होगा, थिंक। अगर यूरो फॉरवर्ड डिस्काउंट में है मतलब यूएसडी फॉरवर्ड प्रीमियम में है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूरो का रेट तो कम होगा 1.35 से, हाँ, एंड यूएसडी इज एट अ फॉरवर्ड प्रीमियम, परफेक्ट। तो विदाउट सॉल्विंग किया जा सकता है, मैंने समय को सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताइए ना, तो कुछ नहीं करना है। तो -75 देके रखा है, इसको अगर अपने को एडजस्ट करना है, तो 1.35 माइनस करना पड़ेगा 75 डिवाइड बाई 10,000, राइट। क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डेसिमल है, तो 75 को भी डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से, राइट। तो चलो कर लेते हैं, 75 डिवाइड बाई 10,000 के बाद इसको 1.35 से हटा दो, देखो 1.3425, 1.3425, राइट। वैसे इंट्यूटिवली भी हो गया। Question number 3. If the current spot exchange rate for quotes JPY slash GBP is greater than the no arbitrage 3 month forward exchange rate, the 3 month GBP interest rate is, right? तो इसको क्रैक करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी का इक्वेशन पता होना चाहिए, एफ बाई एस। एफ किसके, फॉरवर्ड किसका, जेपीवाई स्लैश जीबीपी, डिवाइड बाई एस जेपीवाई स्लैश जीबीपी is equal to 1 plus interest rate for JPY divided by 1 plus interest rate for GBP। अब एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। इफ द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट, मतलब ये जो स्पॉट रेट है, इज ग्रेटर देन द नो आर्बिट्राज 3 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, बोलना ये चाह रहे हैं कि स्पॉट रेट ज्यादा है फॉरवर्ड रेट से, इसका मतलब फॉरवर्ड रेट कम है, स्पॉट रेट ज्यादा है फॉरवर्ड रेट से, मतलब फॉरवर्ड रेट कम है स्पॉट रेट से, मतलब ये वाला पार्ट कहने से, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 से भी कम आएगा। अरे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो रिजल्टिंग फिगर क्या आएगा, 1 से भी कम आएगा, राइट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी शुड होल्ड गुड। अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 से कम आ रहा है, तो राइट हैंड साइड को भी 1 से कम आना पड़ेगा। राइट हैंड साइड को 1 से कम आने के लिए क्या होना पड़ेगा सर, जीबीपी को ज्यादा होना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ऑन जीबीपी शुड बी मोर देन इंटरेस्ट रेट ऑन जेपीवाई, राइट। अब क्वेश्चन क्या टोन में पूछा है, लेट्स सी। इंटरेस्ट रेट ऑन जेपीपी शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट ऑन जेपीवाई, मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन जेपीवाई शुड बी लेस देन इंटरेस्ट रेट ऑन जीबीपी, राइट। तभी तो इक्वेशन मैच होगा। अरे यस और नो, लेफ्ट साइड 1 से कम आ गया है, कैसे, बिकॉज सर एफ इज लेस देन एस, तो राइट साइड को भी 1 से कम आना पड़ेगा, और 1 से कम कैसे आएगा, इट हैज टू बी सर इंटरेस्ट रेट जीबीपी ज्यादा होना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट जीपीवाई के मुकाबले, राइट। देखते क्या पूछा है।
the 3-month GBP interest rate is greater than 3-month JPY interest rate. Option number B, right? Important. जिसको इंटरेस्ट रेट पैरिटी पता है वही क्रैक कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सचेंज रेट फॉर ATH GBP अपन लिख देते हैं. ATH/GBP कितना देके रखा हुआ है? 9. द एक्सचेंज रेट फॉर MOR USD लिख लेते सारा के सारा. MOR/USD कितना देके रखा हुआ है? 2. इफ द USD GBP एक्सचेंज रेट, USD/GBP एक्सचेंज रेट कितना देके रखा हुआ है? 1.5. क्या निकालने बोला है? ATH/MOR. तो ATH/MOR निकालने के लिए अपने को ना पहले मतलब वाया वाया जाना पड़ेगा. तो ATH GBP और USD GBP, सबसे पहले ATH GBP और USD GBP में से GBP को कट कर देते हैं और ATH/USD निकाल लेते हैं. यस और नो? इसको और इसको यूज करके अपन ATH/USD निकालेंगे. उसके बाद ATH/USD और MOR/USD में से USD कट करके ATH/MOR निकाल लेंगे. राइट, ऐसे वाया वाया खेलना पड़ेगा. राइट, लेट्स डू इट. चलो ATH/USD निकालना है तो GBP को कट करना है मेरे को. राइट, तो यहाँ पे इसमें पता नहीं कैंडिडेट्स लोग क्यों मतलब स्ट्रगल करते हैं. कॉमन करेंसी को कट करना इट्स वेरी वेरी इजी. अब चलो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. स्पेस इश्यूज हो रहा है थोड़ा. ATH/GBP इंटू अगर मैं GBP/USD करो तो GBP कट हो जाएगा. लेकिन सर अपने को USD/GBP देके रखा हुआ है तो इसका इन्वर्स कर दूंगा मैं. राइट, 1.5 का इन्वर्स कितना आ रहा है? 0.667 आ रहा है ये वाला पार्ट. तो ATH/GBP कितना है? 9 इंटू 0.667 इंटू 9. ये कितना आ गया? 6. ये आ गया आपका 6. अब क्या करूंगा मैं? ATH/USD और MOR/USD को यूज करूंगा. तो यहाँ पे कहा करूंगा वर्किंग. ठीक है, चलो ATH/USD इंटू अगर USD/MOR कर लूं मैं तो USD कट हो जाएगा और रिजल्टिंग करेंसी क्या बचेगा, मतलब रिजल्टिंग कोड क्या बचेगा? ATH/MOR. वही अपने को निकालना है. राइट, लेकिन सर क्वेश्चन तो MOR/USD देके रखा हुआ है. इसका इन्वर्स कर लेंगे तो 2 का इन्वर्स 1/2 कर लेंगे. 0.5. 6 इंटू 0.5 कितना? 3. ये वाला पार्ट 6 से इन्वर्स करके 0.5 कितना आएगा? 3. 3 इज द आंसर. एक ही चीज यार, कॉमन करेंसी को कट करना है. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 5. Two countries trade freely with each other and have agreed to specific tariffs on imports from other countries. Okay. The workers in either country may freely cross the common border to work in other country. Okay. The two countries have agreed to common economic policies, but they use separate currencies. Right. Same currency तक नहीं पहुंचे. Right. Common economic policies है, free import export है and all that सब कुछ है. इसका मतलब economic union का बात हो रहा है यहाँ पे. सर अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता तो बट दे यूज कॉमन करेंसीज ऐसा लिखा होता तो मॉनेटरी यूनियन को टिक करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द आइटम्स बिलो इज नॉट अ वैलिड रीजन व्हाई नेशंस अडॉप्ट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का क्या वैलिड रीजन नहीं है? मतलब ये 3 ऑप्शन में से 2 वैलिड रीजन है. नीचे से पढ़ रहा हूँ. ऑप्शन नंबर सी से. प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज दैट आर हाईली सेंसिटिव टू नेशनल सिक्योरिटी. यस, नेशनल सिक्योरिटी मतलब डिफेंस सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वी गॉट टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड. राइट, ये तो वैलिड रीजन है. दिस अ वैलिड रीजन. प्रोहिबिट फॉरेन फर्म्स है ये फ्रॉम इंक्रीजिंग मार्केट शेयर बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स बिलो कॉस्ट. यस, फॉरेन फर्म्स सर बिलो कॉस्ट में यहाँ पे आके अगर डंप कर लेंगे तो यहाँ का पूरा हमारा डोमेस्टिक मार्केट को इन लोग ना तबाह कर देंगे. इसके लिए क्या करते हैं सर? ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस पुट कर देते हैं. ये भी वैलिड रीजन है. तो बी एंड सी आर वैलिड रीजन. मतलब ए इज नॉट अ वैलिड रीजन. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिख देता हूँ. दोनों के दोनों वैलिड रीजन है. क्वेश्चन नंबर 7. इन व्हाट वे डज अ टैरिफ डिफर फ्रॉम अ कोटा. टैरिफ और कोटा में क्या फर्क है? टैरिफ इज इम्पोज्ड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट एंड कोटा इज अ वर्ल्ड वाइड अग्रीमेंट ऑन अ टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड अलाउड. कुछ भी बोल रहा है. कोटा इज अ वर्ल्ड वाइड अग्रीमेंट. कहां से आ गया? टैरिफ इज इम्पोज्ड एज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स. सही जा रहा है. एंड कोटा लिमिट्स द क्वांटिटी दैट कैन बी इंपोर्टेड. यही तो डिफरेंस है. राइट, कोटा में क्या होता है? आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो इसके बारे में होता है. इट रेस्ट्रिक्ट्स द क्वांटिटी, लिमिट्स द क्वांटिटी.
और टैरिफ इज लाइक टैक्स ऑन इंपोर्ट, आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज टैरिफ। ऑप्शन नंबर बी। सी तो देखो क्या जा रहा है, टैरिफ इज इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कोटास आर इम्पोज्ड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्री पी बिगिंस इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम कंट्री क्यू, पी क्यू से इंपोर्ट कर रहा है, राइट, मतलब क्यू पी को एक्सपोर्ट कर रहा है। इन द लॉन्ग रन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस ट्रेड रिलेशनशिप विल मोस्ट लाइकली अक्रू टू, हम इंटरनेशनल ट्रेड में करते हैं, अगर दो कंट्रीज लोग इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज होते हैं तो दोनों कंट्री को फायदा होता है, राइट, बोथ कंट्री पी एंड क्यू। Question number 9. In the context of international trading blocks, the primary feature of an economic union that distinguishes it from a common market is the adoption of set of economic policies. Right? Economic union है, इसका मतलब economic policies भी common है सर, right? In fact, यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन ने किया था, देखो यहाँ पे the two countries have agreed to common economic policies, मतलब वो economic union, right? अगर सेम करेंसी भी यूज कर रहे हैं मतलब मॉनेटरी यूनियन। यहाँ पे सेम उसी का थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, राइट? क्या बोल रहे हैं कि सर इकोनॉमिक यूनियन कैसे अलग है कॉमन मार्केट से? इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, कॉमन मार्केट तो होता ही है, उसके अलावा कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज भी होती है, ठीक है ना? 9 का इट इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements about cost and benefits of international trade is most accurate? Increased international trade benefits all groups in the trading countries. बी क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रेड्स आर ग्रेटर देन द बेनिफिट्स। नहीं, अपन इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं कि सर इंटरनेशनल ट्रेड के होने से द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर मोर देन द कॉस्ट, राइट? कॉस्ट वाला पार्ट क्या है, कॉस्ट वाला पार्ट ये कि सर वो इंडस्ट्रीज जो कंपटीशन को, मतलब जो दुनिया से कंपटीशन आ रहा है उसको अगर फेस नहीं कर पाएंगे ना तो उन लोग एग्जिट हो जाएंगे, राइट? दिस इज द कॉस्ट। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब कहने से दरवाजा ओपन कर देना, राइट? अब क्या होगा, वो सारे इंडस्ट्रीज लोग जो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे ना, दे आर नॉट एबल टू कॉम्पीट, तो उनको एग्जिट करना पड़ेगा या अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। दिस इज द कॉस्ट वाला पार्ट, राइट? द सी क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ट्रेड प्राइमरली अफेक्ट दोज इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज दैट कॉम्पीट विद इंपोर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी। इन करेंसी मार्केट ट्रेडर्स कोट, क्या कोट होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ऑप्शन नंबर बी। If we compare price of goods in two countries through time, we can use the price information in concert with the quoted foreign exchange rate to calculate REER, real exchange rate का फॉर्मूला ही बोल रहे हो, REER से A/B। यहाँ पे अपन करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट A/B इंटू प्राइस डिवाइड बाई प्राइस, यस और नो? प्राइस ऑफ बी बाई प्राइस ऑफ ए, राइट? वो ही बोल रहे हैं इफ वी कंपेयर प्राइसेस ऑफ गुड्स इन टू कंट्रीज, देखो प्राइसेस ऑफ गुड्स इन टू कंट्रीज वी कैन यूज द प्राइस इंफॉर्मेशन इन along with quoted foreign exchange rate, quoted foreign exchange rate मतलब नॉमिनल, क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट। ऑप्शन नंबर सी, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 13, द सेल साइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सेल साइड कौन होते हैं? सब बैंक्स होते हैं, फॉरेक्स डीलर्स होते हैं, राइट? बाई साइड कौन होते हैं? हम लोग रिटेल लोग, इन्वेस्टर्स लोग, राइट, इंडिविजुअल्स। प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ मल्टीनेशनल बैंक्स, यस, फॉर्म्स एंड इन्वेस्टर्स, फॉर्म्स एंड इन्वेस्टर्स, ये सारे के सारे बाई साइड है, फॉर्म्स एंड इन्वेस्टर्स। With respect to exchange rate regimes, crawling bands are most likely used in a transition towards, right? क्रॉलिंग बैंड हो गया, फिर उसके बाद आपका जो मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को छोड़ के जो भी रेजिम हम लोग फॉलो करते हैं ना, इट इज लाइक मोर टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट? एक था फिक्स्ड, उसके बाद क्रॉलिंग बैंड, क्रॉलिंग पेग एंड ऑल दैट। तो क्रॉलिंग बैंड, क्रॉलिंग पेग को यूज करने का मतलब क्या है कि हम लोग धीरे धीरे फ्लोटिंग की तरफ जा रहे हैं, राइट, टुवर्ड्स अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। ऑप्शन नंबर सी। An exchange rate at which two parties agree to trade a specific amount of one currency for another a year from today, यार से फॉर एग्जाम्पल मैं एक साल बाद डॉलर ये रेट पे बाई करूंगा, ये तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होता है, राइट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक साल बाद मैं ये रेट पे बाई करूंगा, आज ही फिक्स कर देते हैं, राइट? जो बाद में ट्रांजैक्शन करने वाले उसका रेट आज ही डिसाइड कर देते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, if the US Federal Reserve decides to decrease the money supply को कम कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का बात हो रहा है, which of the following is most likely to occur in the short term? An increase in the real rate of interest. ऑप्शन नंबर ए। बी बोल रहा है डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसका मतलब फर्म्स लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब लोगों को जॉब्स एंड ऑल दैट नहीं मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, if a central bank's targeted inflation rate is above, फिर से, if a central bank's targeted inflation rate is above its current rate, इसका मतलब current rate is less than the target rate, मतलब अभी इन्फ्लेशन चल रहा है से 2%, सेंट्रल बैंक का टारगेट रेट है सपोज 4%, मतलब अभी कम चल रहा है ना रेट, इसका मतलब अभी रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है अभी, ये तुमको दिखा फिर से, द सेंट्रल बैंक्स टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट इज अबव द करंट रेट, ये करंट रेट है और ये टारगेट है, राइट। अभी इन्फ्लेशन टारगेट के मुकाबले कम चल रहा है, मतलब अभी रिसेशन चल रहा है, और रिसेशन से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, कम करना मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेट बोल रहा है, नहीं बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करो और इकोनॉमी में पैसा छोड़ो, राइट। जैसे कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ऑप्शन नंबर बी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेंट्रल बैंक इज टिपिकली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वैसे ऑप्शन नंबर बी एंड सी भी ऑब्जेक्टिव है, बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। 18 का ए। if the central bank implements an exchange rate targeting policy, fixed exchange rate regime follow कर रहा है, तो the country's inflation rate is most likely to be, जिसके साथ आप फिक्स कर रहे हो ना, तो आपको उसी का इन्फ्लेशन के साथ मैच करना पड़ेगा। सपोज अगर ऐसा हो रहा है कि सर से $1 को अपन फिक्स कर रहे हैं ₹80 पे, राइट, $1 ₹80 होना चाहिए, तो इंडिया का इन्फ्लेशन शुड मैच विद यूएस का इन्फ्लेशन, वो होना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फिक्स्ड, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ना, फिक्स नहीं रहेगा, बार बार यू नो अप एंड डाउन होता रहेगा, राइट। सो इफ यू वांट द एक्सचेंज रेट टू बी फिक्स्ड, तो यू गॉट टू इंश्योर दैट आपका इन्फ्लेशन वो कंट्री के साथ जिसके साथ आप फिक्स कर रहे हो उसके साथ मैच करना चाहिए। द कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट इज मोस्ट लाइकली टू बी सेम एज दैट ऑफ द टारगेट करेंसी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? लीस्ट लाइकली टू बी द फंक्शन मतलब ये तीन ऑप्शन में दो फंक्शन है। कलेक्ट टैक्स पेमेंट, सेंट्रल बैंक का काम नहीं है टैक्स पेमेंट्स को कलेक्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट। इशू करेंसी, इट इज अ फंक्शन, रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, इट इज अ फंक्शन, तो लीस्ट लाइकली फंक्शन इज व्हाट, ए। क्वेश्चन नंबर 21, द टाइम इट टेक्स फॉर अ फिस्कल पॉलिसी एक्शन टू अफेक्ट द इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज इम्पैक्ट लैग। यार आज मैंने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी किया है, कॉन्ट्रैक्शनरी किया, उसका इम्पैक्ट तुरंत थोड़ी आएगा, राइट, थोड़ा लैग के साथ आएगा ना, उसी को तो कहते हैं इम्पैक्ट लैग। 21 का ए। Discretionary fiscal policy refers to buying or selling securities in the open market. Buying or selling securities ये monetary policy के अंदर आता है to influence interest rates, right? B क्या है? Active decisions regarding spending and taxation. Active decisions यहाँ पे central bank central government खुद मतलब discretionary decisions ले रहा है कि यार अपने को गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए या टैक्स रेट कम ज्यादा करना चाहिए एंड ऑल दैट, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिशनरी, राइट। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद इंटरवीन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सी क्या कहता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम दैट काउंटरैक्ट द बिजनेस साइकिल विदाउट द इंटरवेंशन, विदाउट द इंटरवेंशन है तो फिजिकल पॉलिसी तो है बट डिस्क्रिशनरी नहीं है, ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजेशन है, ऑटोमेटिक है। A country's a country whose action reflect nationalism, nationalism माने एंटी ग्लोबलाइजेशन, लीस्ट लाइकली टू बिहेव इन वेज दैट एग्जिबिट, लीस्ट लाइकली पूछा है, तो इसमें से कौन सा एंटी ग्लोबलाइजेशन नहीं है वो ढूंढना है। बायलैटरलिज्म और ऑटार्की दोनों के दोनों एंटी ग्लोबलाइजेशन, हेजेमनी ग्लोबलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी अपने को लीस्ट लाइकली पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, a high net worth investor has a long time horizon of approximately 25 years before he will shift his allocations more in favor of safer lower risk investment, मतलब 25 साल तक मतलब 25 साल का मेरा होराइजन है, राइट। 25 साल के बाद मैं मेरे पोर्टफोलियो को है उसको बेचूंगा और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में
डिप्लॉय कर दूंगा, राइट। 25 साल तक मेरा होराइजन तो है, उसके बाद मैं लो रिस्क में जाऊंगा, राइट। द likelihood of this investor reacting to an event categorized as black swan risk by changing his allocation is low। अरे यार 25 साल का मेरा होराइजन है, राइट। बीच में कुछ आ गया, सब कोविड जैसा आ गया एंड ऑल दैट, तो जैसे कोविड जैसा कुछ आ गया इवेंट एंड ऑल दैट, तो उसके चलते थोड़ी अपना पोर्टफोलियो को बेच के तुरंत एलोकेशन शिफ्ट कर जाएगा, नहीं सर। ऐसा कुछ भी आया तो एक आध साल 2 साल रहेगा, उसके बाद सबसाइड हो जाएगा, राइट। मेरा टाइम होराइजन तो 25 साल है। तो छोटे मोटे जो भी ऐसे इवेंट आ जाते हैं उसके चलते मैं थोड़ी ना मेरे पोर्टफोलियो एलोकेशन को शिफ्ट कर दूंगा, ये सो नो, राइट। लॉन्ग टाइम होराइजन है, और ऐसे ब्लैक स्वन इवेंट जो आते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे रहते हैं, वो सबसाइड हो जाएंगे, राइट। सो इसकी वजह से मेरे को मेरे एलोकेशन को शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। क्या बोला, द लाइकलीहुड, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो। Settling trade disputes and establishing agreements between trading partners most accurately describe the activities of a trade disputes को settle करना and everything. This comes under what? World Trade Organization. Promoting international monetary cooperation, promoting exchange stability, and assisting members experiencing balance of payment. चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्ल्ड बैंक का तो फिक्स है, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज को एंड ऑल दैट हेल्प करते हैं, पॉवर्टी एंड ऑल दैट, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड ऑल दैट, एंड बाकी जो भी है ना, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, प्रमोटिंग एक्सचेंज स्टेबिलिटी है ना तेना, राइट। ये सब आएगा आपका आईएमएफ के अंदर, 26 का बी। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स, ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर्स लीडिंग में आएंगे, कोइंसिडेंट में आएंगे और लैगिंग में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स कोइंसिडेंट में आते हैं, 27 का बी। फर्म्स इनिशियल रिस्पॉन्सेज टू एन emerging इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अभी जस्ट इकोनॉमी जस्ट कॉन्ट्रैक्शन में जस्ट गया हुआ ही है, तो फर्म्स लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो लेबर्स लोग से ना ओवर टाइम कम करवा देंगे, राइट। जो लेबर्स लोग अभी ओवर टाइम कर रहे हैं उनको बोलेंगे यार अभी ओवर टाइम मत करो, रिड्यूसिंग ओवर टाइम आवर्स। फिर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन और डीपन हुआ, इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर घुसा, तब क्या करेंगे, फायरिंग कर देंगे, फायरिंग शुरू, एम्प्लॉइज लोग को निकालना शुरू कर देंगे एंड ऑल दैट, राइट। एज एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन अप्रोचेस इट्स पीक, पीक पे आ गए हैं, पीक पे आ गए मतलब सेल्स लेवल कम हो जाता है, इन्वेंट्री पाइल अप होना ज्यादा चालू हो जाता है, राइट। द इकोनॉमी इज मोस्ट लाइकली टू शो अ डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल्स, नहीं इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल्स। एक्सेलरेटिंग सेल्स ग्रोथ, नहीं डिसेलरेटिंग सेल्स ग्रोथ। एंड इंक्रीज इन आई बाई एस रेशियो, इन्वेंट्री टू सेल्स रेशियो बढ़ जाएगा। फिर देखो ना, इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ जाता है, सेल्स लेवल गिर जाता है। इन्वेंट्री गोज अप, सेल्स गोज डाउन, तो रिजल्टिंग रेशियो क्या आएगा, हाई। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एन इकोनॉमी एंटर्स एन एक्सपेंशन फेज, एक्सपेंशन में गए अपन, द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल ट्रेड इज, सपोज हम अगर एक्सपेंशन में गए तो हमारे अंदर अच्छे दिन आ रहे हैं, राइट। लोगों का इनकम लेवल्स बढ़ रहा है, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग इंपोर्ट, हमारे लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, राइट। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। यार एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि कम होगा, ये तो डिपेंड करता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, राइट। अगर उन लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट कर रहा है तो जाके इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया के अंदर एक्सपेंशन आया हुआ है, तो यहाँ पे अच्छे दिन चल रहे हैं, लोगों का इनकम लेवल इज हाई एंड एवरीथिंग, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो यहाँ के लोग डिमांड फॉर गुड ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा होगा, राइट, इंक्रीज इन इंपोर्ट। तो ये था आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट का डिस्कशन, राइट। आंसर्स मैच कर लीजिएगा, राइट। नाउ द टाइम हैज कम कि आप एक फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट को दीजिए, राइट। एंड आपने अभी तक भी अगर एनरोल नहीं किया हुआ है तो मैंने फुल मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दिया है, राइट। फटाफट से एनरोल हो जाइए, वहां पे हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हुए उसके आंसर्स, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर किया हुआ है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत सॉलिड बूस्ट हो जाएगा बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।